हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। और पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं दोस्तों, हम कौन सा टॉपिक देख चुके हैं पिछले लेक्चर में। 7 शेड्यूल से संबंधित टॉपिक देख चुके हैं। 7 शेड्यूल पढ़ाया मैंने आपको दोस्तों। तो 7 शेड्यूल में क्या था कि 7 शेड्यूल में काफ़ी लंबे समय से परिवर्तन की मांग चल रही थी, क्योंकि हमने 1935 में उसको अपनाया था। और आज हम देखते देखते 2023 में आ गए हैं। तो समय की मांग के साथ उसमें परिवर्तन की विशेषज्ञों ने मांग करी है। मैंने आपको बताया कि परिवर्तन क्यों आवश्यक हैं, आगे क्या चुनौतियां हैं और आगे की राह क्या है उसमें। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि है ना, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि दूसरा और तीसरे नंबर के टॉपिक, यानी उसमें 3 मेजर टॉपिक थे। पहला टॉपिक था 7वीं अनुसूची में सुधार, दूसरा टॉपिक था मृत्युदंड और तीसरा टॉपिक था दोस्तों राजद्रोह, सेडिशन जिसको बोलते हैं, है ना। तो पहला हो गया, पहला हमने कर लिया, दूसरा मृत्युदंड, है ना, और तीसरा टॉपिक है राजद्रोह। तो ये हम बाद में करेंगे, क्योंकि ये मेजर टॉपिक हैं और किससे संबंधित है, मेंस एग्जामिनेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसको हम बाद में देख लेंगे, क्योंकि अब हम जानते हैं कि प्रीलिम्स जो है 2023 का निकट है। तो सारा फोकस अभी हमारा, है ना, किस पर होना चाहिए, 2023 के एग्जामिनेशन पर, यानी प्रीलिम्स पर होना चाहिए। और आई होप आपने करेक्ट मतलब क्या स्टार्ट कर दिया होगा, सी सेट भी स्टार्ट कर दिया होगा दोस्तों। क्योंकि सी सेट आप देख रहे हैं काफ़ी हार्ड आ रहा है आजकल। तो सी सेट की भी आप प्रिपरेशन कर दीजिए। और यदि आपको सी सेट से संबंधित भी वीडियो चाहिए तो आप वो चैनल पे कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा, है ना। सी सेट से भी संबंधित मैं लेक्चर लाऊंगा आपके लिए। अब हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, मई महीने का हम संक्षिप्त सुर्खियाँ देख रहे हैं। तो कम से कम 7 से 8 कुछ संक्षिप्त सुर्खियों के टॉपिक हैं। उसमें पहला टॉपिक है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट अपनी पूर्ण क्षमता के साथ, यानी कि 34 न्यायाधीशों के साथ अब काम करेगा, अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ काम करेगा। वर्तमान में कितने कार्यरत हैं, 32। और ये करता कौन है, यानी कि हमारे संविधान में एक अनुच्छेद 124(1) है, जिसमें कहा गया है कि संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित कर सकती है। और 124(2) में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करेगा, अपॉइंट करेगा। बट अपॉइंट मतलब नियुक्ति के पीछे एक बड़ी कहानी है दोस्तों, उसके बारे में बताते हूँ। वही हमारे आर्टिकल में दी गई है। क्या कहानी है कि कोलेजियम नाम का वर्ड आपने सुना होगा, कोलेजियम, है ना। कोलेजियम, कोलेजियम प्रणाली के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, हाई कोर्ट के जजेस की, हाई कोर्ट के जजेस का स्थानांतरण, ट्रांसफ़र इत्यादि किया जाता है ना। यानी क्या किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति, और एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में कैसे ट्रांसफ़र करना है, वो भी कोलेजियम प्रणाली के तहत किया जाता है। तो कोलेजियम प्रणाली का इतिहास क्या है, तो 1981 से पहले राष्ट्रपति सीधे क्या करते थे, उच्चतम न्यायालय के जजों को सेलेक्ट करते थे, मतलब अपॉइंट करते थे, सॉरी, है ना, अपॉइंट करते थे। तो 1981 में एक फर्स्ट जजेस केस आया, जिसका नाम था एसपी गुप्ता केस। एसपी गुप्ता केस में कहा गया कि जब तक राष्ट्रपति के पास कोई ठोस कारण नहीं होंगे, तब तक वो क्या करेगा, जो उसको कोलिजम प्रणाली, मतलब कि जो भी वो किसी बिना किसी ठोस कारण के किसी उच्चतम न्यायालय के जज को अपॉइंट होने से नहीं रोक सकता, जब तक उसके पास ठोस। लेकिन अब भी शक्ति किसके हाथ में बनी हुई थी, कार्यपालिका। जानते हैं राष्ट्रपति, क्योंकि हम जानते हैं राष्ट्रपति किसका अंग होता है, कार्यपालिका को। तो अब भी पहले केस तक जो शक्ति किसके हाथ में बनी हुई थी, राष्ट्रपति के हाथ में बनी हुई थी। पर जैसे ही दोस्तों क्या आता है, जैसे ही जैसे ही क्या होता है, 1993 में 1993 में सेकंड जजेस केस आता है। तो उसमें कहा गया कि एक कोलेजियम प्रणाली होगी, जो क्या करेगी, राष्ट्रपति को सेलेक्ट करेगी, उनका नियुक्ति करेगी। और उसमें एक सीजीआई होगा, मतलब उस समिति में, कोलेजियम को समिति बोलते हैं। और उसमें 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, किसके, सुप्रीम कोर्ट के। ऐसा 1993 में उच्चतम न्यायालय ने डिसीजन दिया। उसके बाद टसल और बढ़ती है, टसल मतलब टकराव बढ़ता है कार्यपालिका का और उच्चतम न्यायालय के बीच में, है ना। तो फिर क्या होता है, 1998 में थर्ड जजेस केस आता है। थर्ड जजेस केस में क्या है कि 2 न्यायाधीशों से बात नहीं करेगा वो, क्योंकि 2 न्यायाधीशों के बाद वीटो पावर तो सीजीआई के हाथ में थी, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के। तो बोल दिया कि 4 वरिष्ठतम जज होंगे, सीनियर जज होंगे, है ना, सुप्रीम कोर्ट के। और एक क्या होगा, सीजीआई होगा। और उनके बहुमत से जिसको भी सेलेक्ट किया जाएगा, सूची बनाई जाएगी, वो किसके पास जाएगी, राष्ट्रपति के पास जाएगी। और राष्ट्रपति क्या करेगा, उनका नियुक्ति करेगा। वर्तमान में भी यही प्रक्रिया चलती है। तो ये सब अच्छे से चल रहा था। पर तभी क्या हुआ, 2014 में
2014 या 15 में, है ना, एक NJAC, यानी कि क्या है, तो 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार आती है और वो क्या सोचती है, जैसा इंदिरा गांधी के टाइम पे होता था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हम ही सेलेक्ट करेंगे, है ना, उसमें कोई उच्चतम न्यायालय का मतलब उनका परामर्श हो सकता है पर हकदारी हमारी ही होगी। तो इसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने 2014 या 2015 में क्या करा, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन बनाने की कोशिश की, पर उसको उसको बोलते हैं 2017 में या 18 में, आप देख लेना, एक्चुअली यही होगा 2017-18 में, फोर्थ जजेस केस के नाम से जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया और जो 1998 के थर्ड जजेस केस में बताई गई थी कॉलेजियम प्रणाली, उसके तहत ही उसने कहा कि अपॉइंटमेंट किया जाएगा, है ना। तो वर्तमान में चर्चा में क्यों है टॉपिक, क्योंकि अब 2 साल के बाद, तो वर्तमान में चर्चा में क्यों है, क्योंकि 2 साल के बाद अब जो 32 में वर्तमान में जज कार्यरत कर रहे हैं, जबकि होने 34 चाहिए, तो वो 34 पूरी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करेंगे, मतलब 34 की 34 सीट जो हैं जजेस की वो भर दी जाएंगी, इसलिए चर्चा में था, है ना। अब हमें प्रीलिम्स की दृष्टि से क्या याद रखना है, एक तो आर्टिकल 140 124(1)(a), यानी इसमें संसद कानून बनाकर क्या करती है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित कर सकती है, यानी कि उसने पहले शुरुआत में 7 थी, तो फिर 32 कर दी, 30 कर दी, है ना, इस तरीके से वो घटा या बढ़ा सकती है। 124(2) भी याद रखना है, जिसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है ना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। फिर 3 जजेस केस जो हैं वो भी हमें ध्यान रखने हैं, है ना, 1993 और 1998। फिर हमें NJAC भी याद रखना है। ये सब प्रीलिम्स की दृष्टि से आपको याद रखना है ना। अब मेंस में क्या पूछ सकता है, थोड़ा मेंस का भी देख लें, तो मेंस में पूछ सकता है कि राष्ट्रपति और जो उच्चतम न्यायालय है ना, उसके बीच में किस तरीके का टकराव वर्तमान में उच्चतम न्यायालय की नियुक्ति से देखने को मिल रहा है, और आप इस मत से कहाँ तक सहमत हैं कि जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति राष्ट्रपति को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके संबंध में तर्क दीजिए। तो आप वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि राष्ट्रपति के तहत नियुक्ति की जानी चाहिए, मतलब कॉलेजियम प्रणाली का उसमें कोई रोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉलेजियम प्रणाली पर आरोप भी लगते हैं कि कहीं ना कहीं ये उच्चतम न्यायालय के जज जो हैं अपने ही भाई भतीजावाद या नेपोटिज्म इसमें करते हैं और अपने ही लोगों को सेलेक्ट करते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ जो PPT है ना, जो इसकी PPT थी, कभी आप समझो कि सर अपने पास से ही पढ़ा रहे हैं ना, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये PPT है। देखिए इसमें पूरा टॉपिक है संक्षिप्त सुर्खियों का, पहला मई महीने की, है ना। तो मई महीने की पहली संक्षिप्त सुर्खियाँ है, इसमें मैं आपको पढ़ा देता हूँ। ये पूरी PPT आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगी, क्योंकि इसका बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया है। देखो, उच्चतम न्यायालय 34 न्यायाधीशों की, एक मिनट इसको साफ कर देते हैं। और हाँ, उच्चतम न्यायालय 34 न्यायाधीशों की पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करेगा, यानी वर्तमान में 32 हैं तो अब 34 हो जाएंगे, यानी पूर्ण क्षमता के साथ। फिर आगे नियुक्ति के संबंध में, तो 124(2) के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, कॉलेजियम प्रणाली की मदद से, देखो लिखा, कॉलेजियम प्रणाली की मदद से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। CJI की भी करता है, मुख्य न्यायाधीश की और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की। और 124(1) में क्या लिखा है कि संसद कानून बनाकर उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित कर सकती है, जैसे मैंने आपको बताया। अब जो है नियुक्ति से संबंधित बैकग्राउंड है ये, कि 1981 में SP गुप्ता का मामला है, जिसमें मैंने आपको बताया कि यदि ठोस कारण नहीं है, ठोस कारण ये लिखा है, ठोस कारण नहीं है, तो राष्ट्रपति अस्वीकार नहीं कर सकता है नियुक्ति को। फिर सेकंड जजेस केस 1993 में आया, जिसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स और निकोड एसोसिएशन बनाम भारत संघवाद। ये आप मेंस आंसर राइटिंग में इसको कोड कर सकते हैं, वैसे तो सब सेकंड जजेस केस भी बोलते हैं, पर नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो, 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। फिर 1998 में कहा कि 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे और 1 मुख्य न्यायाधीश होगा, है ना। देखो, कॉलेजियम क्या है, एक ऐसी प्रणाली है जहाँ एक समिति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण से संबंधित निर्णय लेती है। और यदि इस समिति में उच्च न्यायालय से संबंधित सदस्यों की नियुक्ति या स्थानांतरण किया जाना है, तो एक तो CJI हो गया, है ना, और 4 वरिष्ठतम जज हो गए और 3 हाई कोर्ट से संबंधित जज होंगे, है ना, यदि हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति या स्थानांतरण से संबंधित मामला है दोस्तों, है ना। तो हमने संक्षिप्त सुर्खियों का पहला टॉपिक विस्तार में देख लिया। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति से संबंधित आर्टिकल देख लिए, प्रीलिम्स मेंस मैंने दोनों को बता दिया।
ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, है ना। आगे भी मैं ऐसी वीडियो और लेकर आऊँगा, क्योंकि अभी संक्षिप्त सूर्या काफ़ी सारी हैं, 7 से 8 टॉपिक और बचे हैं दोस्तों। धन्यवाद।